हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप अच्छे से आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डीबी प्रो एजुकेशन आपके लिए जीके की क्लास है, वो भी रेगुलर लगा दी गई है आपके लिए। महामैराथन क्लासेज के बारे में बोला गया था और वो क्लासेज आपकी रेगुलर चल रही है। आपकी आज सेकेंड क्लास होने वाली है, जीके की सेकेंड सीरीज होने वाली है। आपको पता है आपकी इंग्लिश की क्लासेज है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। बायोलॉजी की आपकी ऑलरेडी 2 बजे लाइव होती थी, ठीक है। तो सभी साथियों, अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों, ठीक है। आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साथियों, वहाँ से टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना साथियों, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मैं देने वाला हूँ, मध्य प्रदेश पीएनएसटी एएनएम जीएनएम 2024 के लिए डीबी प्रो एजुकेशन ने क्वेश्चन बैंक की गाइड निकाल दी गई है। तो गाइड आपके लिए देखिए ऑफर में 99 रुपये में दी जा रही है और आखिरी रणनीति है ये। अंतिम चरण पे तैयारी करने के लिए मात्र 10 से 15 दिनों में आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो इस क्वेश्चन बैंक को लेकर। ऐसी क्वेश्चन बैंक डीबी प्रो एजुकेशन के द्वारा निकाली गई है साथियों। अभी तक आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो साथियों आपको लेनी कैसे होगी? हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे जो दे रखे हैं 7877677460 पे आपको क्या करना होगा? व्हाट्सअप मैसेज करके क्वेश्चन बैंक प्राप्त कर लेना। जिसमें आपको क्या मिलने वाला है क्वेश्चन बैंक में साथियों? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, इंग्लिश सभी 5 सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिलने वाला है विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथियों। और आपने अभी तक डीबी प्रो एजुकेशन को इंस्टा, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो साथियों फॉलो कर लेना, ठीक है। और वीडियो को सबसे पहले कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट से लाइक करके शेयर कर देना भाई। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है आज की आपकी क्लास है, बहुत शानदार क्लास होने वाली है जीके की, ठीक है। एमपी जीके की मोस्टली बहुत शानदार क्लास होने वाली है। तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर जाना भाई, ठीक है। सेशन को शेयर कर जाना। आप चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक्स की तरफ साथियों। वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना। देखिए यू कैन फाइंड मी हेयर, आप हमें इधर भी देख सकते हो भाई, देख लेना डीबी प्रो एजुकेशन को, ठीक है। थोड़ी नज़र हम पे भी मार लेना भाई, ठीक है। आप इधर उधर तो नजरें मारते हो बट थोड़ी हमारे ऊपर भी मार लेना। जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैनल है डीबी प्रो एजुकेशन, वो ज्वाइन कर लेना। इंस्टा डीबी प्रो एजुकेशन, व्हाट्सअप ग्रुप हमारा डीबी प्रो एजुकेशन, जीमेल, यूट्यूब सब डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से मिलेगा साथियों। अब आपको ज्वाइन कहाँ से करना होगा? आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, तो वहाँ से आप डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़ जाना साथियों, ठीक है। जुड़ जाना। आपको हेल्पलाइन नंबर आपके भाई ने दे रखे हैं, अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आपके भाई के द्वारा आप हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर देना 7877677460 पे, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, जीके के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। घरेलू मवेशी, ठीक है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? तो घरेलू मवेशी तथा भेड़ होती है वो किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है साथियों? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोकार्बन या फिर मैथेन। आपको पता होगा घरेलू जो मवेशी भेड़ होती है वो सब क्या गोबर करती है, तो गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? मैथेन गैस पाई जाती है। तो आप इससे इसका अनुमान लगा सकते हो साथियों। आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मैथेन। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहा है भाई, एक बार सेशन को भाई अपने शेयर कर देना फ्रेंड्स के पास में लाइक करके। प्लस में आप सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगाते चलना भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी क्वेश्चंस के आंसर लगाते चलना, ठीक है, ताकि अपने आप की प्रिपरेशन है वो चेक कर सको आप। क्योंकि आपको ये देखना होगा आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। आज के सेशन में आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, आप 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हो, आपका स्कोर देखना लास्ट में, ठीक है, डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। अब देखिए ये तो हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया मैथेन, ठीक है। मैथेन आपका करेक्ट आंसर है, जो कि घरेलू पशु वातावरण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? घरेलू पशु वातावरण में पाई जाती है, पशु वातावरण में। और ये किस में पाई जाती है? दलदल में, जैसे कि जो घोड़े होते हैं ना, दलदल कूड़ा कचरा में पाई जाती है। धान के खेतों में है पाई जाती है मैथेन। कहाँ पे? धान के खेतों में है पाई जाती है, ठीक है। और कोल माइंस में यह पाई जाती है, कोल माइंस में साथियों। ध्यान रखना मैथेन गैस है जो कि गोबर गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपको देखिए डीबी प्रो एजुकेशन ने तुरंत ही आपको आंसर भी लगा दिए हैं। डोमेस्टिक कैटल एंड शीप आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस। तो मैथेन हमारा राइट आंसर हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इनमें होती है। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं पौधे वायुमंडल का शुद्धिकारक? मतलब वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका राइट आंसर आसानी से लगा सकते हो। क्योंकि इसमें होती है श्वसन की क्रिया, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सभी तो आपको पता होगा। तो पौधे कौन सी क्रिया करते हैं? पौधे कौन सी क्रिया करते हैं? राइट आंसर आपको पता होगा, लगाओ भाई कमेंट बॉक्स में।
सभी साथी राइट आंसर लगाओ भाई। मेरे को पता है यहाँ पे राइट आंसर लगाएं। जो भी स्टूडेंट सी लगाया वेरी गुड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कैसे होती है सर? क्योंकि पौधे होते हैं ना, तो पौधे क्या अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं अपना भोजन? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। कैसे कि सर ये O2 तो देते हैं हमें, ठीक है, हमें तो क्या देते हैं? O2 देते हैं, और ये हमसे तो क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेते हैं। तो ये वातावरण में भी यही कार्य करते हैं साथियों, ठीक है। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करते हैं? ये ले लेते हैं और O2 हमें देते हैं। लेकिन नाइट में यही प्रक्रिया वो उल्टी होती है। नाइट में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन O2 लेते हैं नाइट में, ठीक है। तो ये रात में उल्टी प्रक्रिया होती है। लेकिन आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे भोजन तैयार करते हैं। और यहाँ पे शुद्धिकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इनमें। राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके साथियों। एक बार वीडियो अच्छी चल रही हो तो एक बार लाइक कर देना भाई। प्लांट्स आर कॉल्ड फॉर द प्यूरिफायर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर? कहाँ पर है भाई? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये तो आप बता सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है साथियों। आप राइट आंसर लगा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? राजस्थान में। कहाँ पे है साथियों? राजस्थान में। और मैं आपको और बता दूं, सरिस्का के साथ साथ में एक और कौन सा है आपका इंपॉर्टेंट है, वो है केवला देव। कौन सा? केवला देव नेशनल पार्क। केवला देव नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी राजस्थान में ही स्थित है साथियों, ठीक है। ध्यान रखना दोनों राजस्थान में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, WWF का क्या मतलब है? WWF का क्या मतलब है साथियों? देखिए आंसर दिख गया है बट कोई नहीं, आप आंसर पे ध्यान मत दीजिए भाई, अपनी प्रिपरेशन चेक कीजिए। WWF का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड फंड, विश्व युद्ध नीति, विश्व वन्यजीव कोष, या फिर वर्ल्ड वॉच फंड। आप यहाँ से आंसर लगा सकते हो। WWF का मतलब होता है फंड, ठीक है, लेकिन विश्व वन्यजीव कोष इसका करेक्ट आंसर हो गया वर्ल्ड बिल्ड फेयर वो फंड, ठीक है। वर्ल्ड वेलफेयर फंड इसका राइट आंसर होगा, वर्ल्ड लाइफ फंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आपका विश्व वन्यजीव कोष। WWF की अगर फुल फॉर्म आ जाती है तो आप ध्यान रखना विश्व वन्यजीव कोष इज राइट आंसर होगा। विश्व वन्यजीव कोष, अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोला जाता है। क्या? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी विश्व वन्यजीव कोष, यानी वन्य जीवों के लिए, जो भी वन्य जीवों हैं उनके संरक्षण के लिए, रख रखाव के लिए, उनको कोई भी मदद चाहिए, जैसे कि उनको जंगलों में कोई भी हेल्प चाहिए, उनकी मदद के लिए जो फंड रखा जाता है उसको विश्व वन्यजीव कोष कहा जाता है, ठीक है। वन्यजीव कोष यानी वन्य के जो जीव होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो कोष होता है उसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को फंड, ठीक है। WWF की फुल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। विश्व वन्यजीव कोष है, ये कहाँ पे है भाई? इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर उपस्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में, जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, वो जिनेवा में है। राइट आंसर जिनेवा। ध्यान रखना कहाँ पे? जिनेवा में। और ये कब लागू किया WWF? वो लागू किया था 1962 में। कब? 1962 में लागू किया गया था, ठीक है। 1962 में लाया गया था। और इसका लोगो क्या है? प्रतीक। WWF का प्रतीक अगर देखा जाए, WWF का अगर प्रतीक देखा जाए तो प्रतीक क्या है इसका? पांडा, ठीक है, जिसको गैंट पांडा के नाम से भी जाना जाता है। पांडा, ठीक है, पांडा जिसको गैंट पांडा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या? वन्य जीव है। गैंट पांडा क्या? वन्य जीव है, इसका प्रतीक है। इसके लिए ही मोस्टली WWF है वो बनाया गया था, ठीक है। तो इसका लोगो क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक अगर पूछ लिया जाए तो इसका प्रतीक है हमारा गैंट पांडा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे है भाई? फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? फूलों की घाटी जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, शांत केरल में, उत्तराखंड में, कहाँ पे है भाई? बताओ। फूलों की घाटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूल उगाए जाते हैं, फूलों की घाटी कहाँ पे है? फूलों की घाटी साथियों हिमाचल प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में? कहाँ पे? वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहा है ना, राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में राइट आंसर। अगर फलों की घाटी आपसे पूछ ली जाए तो हिमाचल प्रदेश में फलों की घाटी है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में फलों की घाटी पाई जाती है। और शांत कहाँ पे? शांत घाटी केरल में है, जो कि बता रखा है। शांत घाटी किस नाम? शांत घाटी नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है भाई? केरल को। केरल में कौन सी घाटी है? शांत घाटी। ध्यान रखना, उल्टा सीधा कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों, आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर करना होगा,
ठीक है। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। और आपकी अगर पिन घाटी की बात की जाए तो वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, जो कि फलों की है, ठीक है। और कांगेर घाटी कहाँ पे? सिक्किम में नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगर कांगेर घाटी की आपसे बात की जाए, कौन सी घाटी? कांगेर, ठीक है। कांगेर घाटी कहाँ पे? सिक्किम में है, ठीक है। सॉरी, सिक्किम में नहीं, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी कहाँ पे है भाई? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी साथियों छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ कांगेर घाटी। लेकिन यहाँ पे बात की है फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है, और हिमाचल प्रदेश में फलों की घाटी है भाई, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा है वो कहाँ संरक्षित है साथियों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में, कारवोट नेशनल पार्क में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर राष्ट्रीय उद्यान देता है? किसमें है भारतीय गैंडा? कहाँ संरक्षित है? कहाँ संरक्षित है भाई? भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पे है भाई? काजीरंगा में, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा वो संरक्षित किया जा रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इधर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भाई, क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही हो ना भाई आज की? तो एक बार सेशन को शेयर कर देना, लाइक करके। सभी भी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। आपके लिए आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रखी है। सच बता रहा हूँ मैं आपके लिए, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। देखिए, इंग्लिश की PDF भी तैयार करनी होती है, टाइपिंग भैया, टाइपिंग वाले जो भैया हैं वो भी परेशान होने लग गए हैं। देखिए, GK की क्लास आपकी लगा दी है, पहला ओनली फॉर आपकी की गया है, ओनली फॉर बायो की क्लासेस चलती, लेकिन अब टाइपिंग वाले वो भी थोड़ी प्रेशर में है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया है उनको, वो थोड़ा प्रेशर ले लेंगे आपके एग्जाम्स तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आपके भाई का भी सपोर्ट करना आप लोग, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक करके। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये तो आपको पता होगा, रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव हैं जिनसे संबंधित है। किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। विलुप्ति के करीब जो जीव हैं उनसे संबंधित है रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है भाई? एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो विलुप्ति के कगार पे हैं, उन जीवों से रिलेटेड है रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक अब ये किसके द्वारा ली गई भाई? रेड डाटा बुक है वो इंटरनेशनल यूनियन, IUCN की फुल फॉर्म जानते हो क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म ध्यान रखना भाई, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपको। और ये कब लागू की गई थी भाई? रेड डाटा बुक है वो कब लागू की गई थी? 1948 में, 1948 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? ग्लैंड में है। कहाँ पे? ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पे भाई? ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड कहाँ पे भाई? स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई? IUCN का, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ है भाई? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखना, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। और रेड डाटा बुक है वो पब्लिश की गई थी, वो IUCN के द्वारा की गई थी, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि 1948 में की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं भाई बताऊँ? 16 घास स्थल है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल में। तो राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं साथियों। किसमें? जो 16 घास स्थल है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। 16 घास स्थल है वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। साथियों, ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। बताओ भाई, 16 ग्रासलैंड आर फाउंड इन, कहाँ पे है भाई? वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय नियंत्रण प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की गई भाई। इसको सही कर लेना भाई, इसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है। केंद्रीय
नियंत्रण प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की गई। इसको प्रदूषण कर लेना भाई, इसको प्रदूषण कर लेना, ठीक है। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1972, 1974, 1984 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी भाई बताओ। राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ। आपका करेक्ट आंसर है 1974। कब? केंद्रीय प्रदूषण या फिर केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब की गई थी? 1974 में की गई थी, ठीक है, 1974 में की गई थी। ध्यान रखना, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड यानी कि केंद्र में जो प्रदूषण हो रहा है तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड का जो गठन किया गया था वो 1974 में किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है भाई? ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण होने के कारण होता है, प्रदूषण होता है, या फिर उपयुक्त सभी। क्या है जलवायु परिवर्तन का कारण? क्या है? तो ये सभी साथियों क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण है। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहा है भाई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहा है करेक्ट आंसर होगा, जलवायु परिवर्तन का कारण है। ग्रीन हाउस गैसें भी हैं इसमें, ओजोन परत का क्षरण होने का भी कारण है, प्रदूषण के कारण भी जलवायु में परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसा कि आप सभी फील कर रहे होंगे, जो पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो पॉल्यूशन का रीज़न यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उससे पहले यही देख लीजिए एक बार, आपके सामने फिर से आ गया है MPPNST ANM GNM 2024 के लिए DB प्रो एजुकेशन ने क्वेश्चन बैंक निकाल लिया भाई। आखिरी 10-15 दिनों की रणनीति क्वेश्चन बैंक अगर अभी तक आपने नहीं लिए तो 78776774 पर मैसेज करके प्राप्त कर लेना भाई। DB प्रो एजुकेशन ने बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन बैंक निकाली है, जो कि पिछले करीबन 10 दिनों में 100+ बच्चों ने ऑर्डर कर लिए। तो आपने अगर नहीं लिए तो साथियों ले लेना, जो आपको नंबर दे रखे हैं इन पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप इसे प्राप्त कर लेना, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया गया भाई? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1972 में मनाया गया था, 73 में भाई, ठीक है, 1972 में मनाया गया था। कब मनाया गया? तो 1972 या 73, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1973, लेकिन इसकी अगर करेक्ट डेट देखी जाए तो 1972 है, ठीक है, सही कर लेना भाई इसको। 1972 प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1972 में, जो कि 5 से 16 जून तक चला था, ठीक है। कब तक चला था? 5 से और 16 जून तक यह चला था, ठीक है। कब मनाया गया था भाई? 1972 में। प्रथम की बात कर रही है, प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1972 में मनाया गया था। कब मनाया गया था भाई? 1972 में। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1972, लेकिन यहाँ पे 73 दे रखा है, इसको करेक्शन कर लेना थोड़ा, ओके। बैन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, वो आपको बता ही दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी हरित गृह गैस नहीं है भाई? कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी गैस नहीं है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर मैथेन, कौन सी गैस नहीं है हरित गृह गैस? कौन सी? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो हरित गृह गैस है, मैंने आपको अभी बताया। नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2, तो ये भी हरित गृह गैस है। मैथेन है, वो भी मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, मैथेन है, वो भी मैंने आपको बताया। तो कौन सी गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है। ये पूछा गया आपसे कि कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो आपकी नाइट्रोजन है, वो हरित गृह गैस नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन है, वो कैसी गैस नहीं है भाई? हरित गृह गैस नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? मीथेन है, मैंने आपको बताया दिया है। नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ठीक है जलवाष्प, ठीक है। ये क्या है? हरित गृह गैसें हैं। इनका जनक क्या है? इनका जनक है जलवाष्प, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपके सामने है, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को, 1 जुलाई को, 3 जुलाई को, 5 जुलाई को, कब मनाया जाता है भाई? विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को, 29 जुलाई को, सॉरी, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है, टाइगर डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई को, जो कि अभी गई है 29 जुलाई, तो उसको टाइगर दिवस मनाया जाता है।
जाता है, ध्यान रखना। 29 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। डीबी प्रो एजुकेशन आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा है जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सीधे सीधे फंसेंगे यहाँ से क्वेश्चन साथियों, ठीक है। 29 जुलाई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना था? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में, कब बना था भाई? करेक्ट आंसर लगाओ, करेक्ट आंसर लगाओ भाई, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? कब बना था जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल कब बना था भाई? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा साथियों। कौन सा आंसर राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1974 में कब बना था? 1974 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना था? 1974 में बना था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन कैसे है, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे भाई? एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपकी क्लास है वो अमेजिंग चल रही है नहीं चल रही भाई? शानदार क्लास हो रही है या नहीं हो रही? भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? किस राज्य में है सबसे वन कम? बताओ भाई, सबसे कम वन किस राज्य में है? बताओ, हरियाणा में है क्या? किस राज्य में है? राइट आंसर है आपका हरियाणा। भाई हरियाणा में सबसे कम वन है। किस राज्य में है? हरियाणा जो राज्य है उसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट सबसे वन कहाँ पे? सबसे कम कहाँ पे भाई? हरियाणा में। और अगर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो एमपी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बात की जाए तो कहाँ पे? एमपी में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और अगर सबसे कम की यहाँ पे बात हो रही तो हरियाणा में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा तो कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश में साथियों, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ध्यान रखना। बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत शानदार, और इससे भी शानदार क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन होंगे जो, ठीक है। तो सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? अभी बताया है मैंने, पांडा। पांडा, गेंट पांडा करेक्ट आंसर होगा, गेंट पांडा। इसी प्रकार से हमारे जितने भी डीबी प्रो एजुकेशन पर जितने भी रसगुल्ले हमारी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी रसगुल्ले हमारी लाइव क्लासेज अटेंड करते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, करेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आप अच्छा स्कोर गेन करोगे अगर आप सारी क्लासेज लोगे तो। गेंट पांडा, गेंट पांडा आपका करेक्ट आंसर होगा। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया था? गेंट पांडा को लिया गया था। आपका यहाँ पे 16वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, जिसको बस विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस? कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 10 मार्च को, 10 जनवरी को, 1 जुलाई को? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? कब मनाया जाता है वन महोत्सव दिवस? कब मनाया जाता है? 1 जुलाई इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहा है ना भाई, डी करेक्ट आंसर होगा आपका 1 जुलाई। 1 जुलाई आपका राइट आंसर होगा। अब हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस, वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 1 जुलाई को आपका, ठीक है। 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में लेना चाहता है वे इंग्लिश देख लेना, मैंने आपको सारी चीज़ें दी है भाई। व्हेन दी वन महोत्सव डे सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, तो वह 1 जुलाई को किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ सुंदरबन में सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरबन में सबसे अधिक पाए जाने वाला पेड़ कौन सा है? सागौन का, पीपल का, सुंदरी का, लौ का? कौन सा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ सुंदरबन में सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरबन में कौन सा? सागौन, सागवान को बोला जाता है भाई, सागौन, सागवान को बोला जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर पूछा जाए, देखा जाए तो सुंदरी का पेड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा? सुंदरी का पेड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो सुंदरबन में, सुंदरबन नाम क्यों पड़ा है भाई इसका? जो कि कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कौन सा भाई? सुंदरी का पेड़ है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उस पेड़ सुंदरबन में। नाम ही क्या है इसका? सुंदरबन। सुंदरबन नाम किस लिए पड़ा है भाई इसका? सुंदरबन नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इस वन में सबसे ज़्यादा सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे भाई? वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है भाई सुंदरबन, ठीक है। तो इसमें सुंदरी के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। देखिए, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना
चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाते चलिए भाई। बहुत अमेजिंग सेशन होगा आपका ये, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाते चलिए भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके इस सीरीज में आज। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह है, तो इससे ऊपर जो वायुमंडल की परत है वो क्या कहलाती है? सबसे दूर वायुमंडल की परत, सबसे दूर जो वायुमंडल की परत है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई बताओ? स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभमंडल, बाह्यमंडल या फिर आयन मंडल, क्या कहलाती है? मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो पृथ्वी की सतह से सबसे ज़्यादा दूर कौन सी भाई वातावरण की परत से क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वातावरण की परत है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जस्ट फर्स्ट में जो वो पड़ेगी परत, वो कौन सी पड़ेगी? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल इसके वहाँ पे पड़ेगी। उसके बाद में जो परत पड़ेगी वो कौन सी पड़ेगी भाई? क्षोभ मंडल के बाद में कौन सी परत होगी? समताप मंडल आता है। यहाँ पे क्या आता है? समताप मंडल आता है। उसके बाद में आपका कौन सा आता है भाई? मध्य। ठीक है, उसके बाद में आपका मध्य मंडल आता है, मीसो। उसके बाद में कौन सा आता है भाई? आगन मंडल आता है। ठीक है, थर्मो। ठीक है, कौन सा मंडल आता है? आगम मंडल। ठीक है, और उसके बाद में सबसे ऊपर जो परत पाई जाती है वो कौन सी है? वाहिरमंडल। ठीक है, वाहिरमंडल, जिसको वाहिरमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे दूर जो परत पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? वाहिरमंडल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको बात की जाए कि सबसे नजदीक कौन सी सतह पाई जाती है तो वो होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे नजदीक कौन सी परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की अवधारणा प्रस्तुत की। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एटम ने, ओडम ने, डार्विन ने, टेंसले ने, किसने की थी भाई? पारिस्थितिकी स्तूप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो जो पारिस्थितिकी स्तूप की अवधारणा थी, इकोलॉजिकल स्तूपा की अवधारणा थी किसकी? पारिस्थितिकी स्तूप यानी इकोलॉजिकल स्तूप की जो अवधारणा थी वो किसने प्रस्तुत की थी साथियों? किसने? चार्ल्स एल्टन ने। किसने की थी? चार्ल्स एल्टन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन हो गया चार्ल्स एल्टन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क क्या कह रहा है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है भाई? किस प्रदेश में बताओ? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किस देश में है? जिसे कि किसे WHO ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। कौन सा है भाई? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किसके नाम से घोषित किया था? यूनेस्को ने किया था। अगर पूछ लिया जाए आपको ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किसके द्वारा घोषित किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। और किससे यूनेस्को ने क्या घोषित किया था? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क को। क्या घोषित किया था? विश्व धरोहर स्थल। और अगर पूछ लिया जाए आपको किसको किया था, तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क को। ठीक है, तो किस प्रदेश में है ये ग्रेट हिमालय? भाई हिमालय, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ आप लोग यार। देखिए यार ऐसे मज़ा नहीं आता, आप थोड़ा कॉमन सेंस खुद भी लगाया करो और आंसर दिया करो, तब जाके इंटरेस्टेड क्लास होती है, एक अमेजिंग सेशन बन पाता है। तो आप भी साथ दिया करो भाई, हम तो हमारा 100% दे रहे हैं। हम तो आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप बनने की कोशिश नहीं कर रहे भाई। जीरो से हीरो बनने का प्रयास कीजिए। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे भाई? हिमालय राष्ट्रीय पार्क तो हिमाचल प्रदेश में ही होगा। ये कहाँ पे होगा? हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा तुक्का लगाया करो यार, थोड़ा तुक्का भी लगाया करो देख दाख के, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है किसके कारण होती है भाई? कोयले जलाने से, लकड़ी जलाने से, कारखानों से, पेट्रोल से, किससे होती है? अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है किससे होती है? कारखानों से होती है। ठीक है, किससे होती है? कारखानों से। कारखानों के कारण अम्ल वर्षा होती है। कारखानों के कारण कौन सी वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है भाई? कारखानों के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, किसके कारण होती है भाई? कारखानों के कारण, राइट आंसर। जिससे कौन सी गैस निकलती है भाई? SO2। SO2 कौन सी गैस निकलती है? SO2 गैस निकलती है कारखानों से। कौन सी? SO2, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और NO, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो गैसें हैं जिनके कारण अम्ल वर्षा होती है, SO2 और NO। ठीक है,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो गैसें हैं जिनके कारण क्या अम्ल वर्षा होती है। तो कारखानों से निकलती हैं ये गैसें, ठीक है। कारखानों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एसिड रेन तो हो ही गया। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का बताओ भाई। वायु है, वनस्पति है, बैक्टीरिया है, जानवर है जो पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संगठक नहीं है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं पाया जाता है। बताओ क्या है? 23वें में करेक्ट आंसर लगाओ भाई। देखिए पारिस्थितिकी जी का जीवीय संगठक, जीवीय संगठक आपसे पूछा है तो जानवर है, बिल्कुल भाई जीव है, जानवर है वो क्या है, जीवीय संगठक है। बैक्टीरिया है वो भी जीवाणु है, वो भी जीव है, ठीक है। वनस्पति है, वनस्पति है जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ये भी क्या है, एक जीव है, ये भी क्या है, एक जीवित जीव है जो कि प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन पकाते हैं, अपना खाना पकाते हैं, ठीक है, अपना वेस्ट मटेरियल भी निकालते हैं। तो एक वायु है जो कि एक क्या है, जीवीय संगठक नहीं है। वायु क्या नहीं है, एक जीवीय संगठक नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा साथियों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में या फिर मैनचेस्टर में? कहाँ किया गया भाई, कहाँ किया गया? अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, अंतरराष्ट्रीय इकोलॉजी इज सस्टेनेबल इकोनॉमी, बताओ भाई कहाँ स्थापित किया गया? बताओ भाई। इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटरनेशनल IARIC, इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर वर्षा अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ? ओस्लो में स्थापित किया गया था साथियों, ध्यान रखना। आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो है ओस्लो में स्थापित किया गया था, ओस्लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओस्लो में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, क्या एक स्थायी मितव्ययिता है, किस आंदोलन का नारा है भाई? पारिस्थितिकी को क्या कहा था? स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? किस आंदोलन का नारा है ये? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये चिपको आंदोलन आप सही लगा रहे हो, जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं ना भाई, जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं, हमारे जितने भी प्यारे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो भी सी लगा रहे हैं ना, उनका करेक्ट आंसर होगा चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन में क्या नारा दिया गया था? पारिस्थितिकी क्या है, एक स्थायी मितव्ययिता है, क्या है, एक स्थायी मितव्ययिता है, ठीक है। जो कि कब चिपको आंदोलन कब दिया गया था भाई? 1973 में, ठीक है। कहाँ कब दिया गया था? 1973 में, 1973 में दिया गया था। जो किसके में भी, किसके उपलक्ष्य में दिया गया था भाई? सुंदर लाल के उपलक्ष्य में, सुंदर लाल के उपलक्ष्य में, ठीक है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1973 में दिया गया था, राइट, जो कि 1973 में सुंदरलाल के द्वारा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? किस देश में हुई थी भाई सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? वो किस देश में हुई थी? नॉर्वे में हुई थी, स्वीडन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में? कब हुई थी बताओ? किस देश में हुई थी वे, कब हुई थी बताओ? हुई तो इन सब देशों में थी, बट सर्वप्रथम कब हुई थी? एसिड रेन कब हुई थी बताओ भाई? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। स्वीडन में हुई थी, जो कब हुई थी? 1972 में हुई थी साथियों, स्वीडन में हुई थी और 1972 में हुई थी। कब हुई थी? स्वीडन में हुई थी और 1972 में हुई थी। आपका किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? स्वीडन में, ठीक है, और 1972 में हुई थी। ध्यान रखना साथियों, डीबी प्रो एजुकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं है ना, सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आप बहुत याद करोगे रिजल्ट आने के बाद में, ठीक है, कि सर की MCQ क्वेश्चन बैंक ले लोगे तो अच्छा रहते, ले लेते तो अच्छा रहते, क्योंकि अभी RUHS के एग्जाम्स हुए हैं, तो RUHS के एग्जाम्स में बहुत से बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं, आपने बच्चों के रिव्यू देख लिए होंगे साथियों बच्चों के, क्योंकि है ना डीबी प्रो एजुकेशन हमेशा बच्चों के हित में कार्य करता है, हमेशा बच्चों के हित में कार्य करता है। आपको इस मिडिल क्लास के बीच में एक और चीज़ और बता देता हूँ कि क्वेश्चन बैंक दी गई थी, 2 लड़कियाँ थी, पता नहीं MP की थी, है ना, तो क्वेश्चन बैंक दी गई थी, उन्होंने 99 पे कर दिए थे। 99 पे करने के बाद में भाई नेटवर्क इश्यू इतना आ गया, बारिश की वजह से इतना आ गया कि डबल बार प्रीपेड करने के बाद भी फाइल सेंड नहीं हो पा रही थी। तो क्या बोलने लगे, सर फ्रॉड कर रहे हो, वहाँ पे ऐसे
पागल बनाते हो, हम ये कर देते हैं और ये करते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या करने लग गए भाई। इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा भाई, फ्रॉड हो रहा। बहुत से बच्चों के भी मैसेज आते हैं सर फ्रॉड तो नहीं है भाई, फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ बताइए, आप जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए एजुकेशन प्लेटफॉर्म चला रहे हैं तो फ्रॉड करेंगे क्या? बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अगर फाइल आपके पास में नहीं आती है तो साथियों आपके पैसे वो रिटर्न कर दिए जाते हैं। जैसे कि उन 2 बच्चों के जो पैसे थे वो रिटर्न कर दिए गए थे, ठीक है। उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा था, नेटवर्क इश्यू की वजह से फाइल नहीं पहुंची तो उनको पैसे वो रिटर्न कर दिए गए थे 99, ठीक है। तो भाई डीबी प्रो एजुकेशन जो भी बात बोलता है ना, बिल्कुल एक्यूरेट, ऑथेंटिक, सटीक जानकारी आप तक पहुँचाता है। कोई भी यहाँ पे फ्रॉड, कोई भी यहाँ पे फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है। ये एकमात्र ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। तो किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी, हमारा क्वेश्चन है, तो वो स्वीडन में हुई थी, ठीक है, 1972 में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 ईस्वी में किस राज्य की जनसंख्या में गिरावट के अनुसार दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक हुई? भाई बताओ, 2011 में जो जनगणना हुई थी तो किस राज्य की जनसंख्या में गिरावट के अनुसार दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है? किस राज्य में गिरावट हुई थी भाई? 2011 की जो जनगणना हुई थी तो वो किस राज्य की जनसंख्या में गिरावट के अनुसार दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है? मिजोरम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से राइट आंसर लगाना होगा। तो वो हुई थी नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में जनसंख्या गिरावट हुई थी, उसके अनुसार दशकीय वृद्धि ऋणात्मक है। और कितनी हुई थी? 17.7% हुई थी। कितनी ऋणात्मक हुई थी भाई? जनसंख्या में गिरावट हुई थी 17.7% हुई थी, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर बात की जाए तो कितना भाई? मेघालय में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है, मेघालय में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, सबसे ज़्यादा किस राज्य की जनसंख्या में गिरावट हुई थी? गिरावट के अनुसार दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इस अमेजिंग सेशन आज खत्म होने वाला है भाई। अमेजिंग सेशन आपका खत्म होने वाला है, तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना भाई, सपोर्ट करिए भाई आप भी, ठीक है। 2011 ईस्वी में भारत में लिंगानुपात के अनुसार क्या था भाई? लिंगानुपात के अनुसार 2011 ईस्वी भारत में हुई लिंगानुपात के अनुसार, भारत में हुई, इसको भाई थोड़ा कट हो गया, इसको ध्यान कर लेना थोड़ा। भारत में हुई लिंगानुपात के अनुसार क्या था भाई? बताओ भाई, लिंगानुपात क्या था भारत में? 2011 की जो जनगणना हुई थी, भारत में जो जनगणना हुई थी, इसको सही कर लेना भाई, ठीक है। 2011 ईस्वी में भारत में, ठीक है, भारत में हुई जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या था? तो राइट आंसर लगाएंगे आप। मेरे को पता है यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था, ठीक है। 943 महिलाओं पे कितने पुरुष थे? 1000 पुरुष, ठीक है। 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष, तो कितना था भाई लिंगानुपात? 943 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 943, ठीक है। 943/1000 करेक्ट आंसर था आपका, ठीक है। 2011 ईस्वी में जो भारत में जनगणना हुई थी उसके अनुसार लिंगानुपात क्या था? 943 गर्ल्सों पे 1000 बॉयज, ओके। अब नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस अमेजिंग सेशन का। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? तो आपको पता होगा सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है भाई? किस राज्य में है? एमपी में है क्या? राजस्थान में है क्या? उत्तर प्रदेश में है? बिहार में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट लगा रहा है भाई करेक्ट आंसर लगा रहा है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भाई। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? यूपी की। किस राज्य की है भाई? यूपी की। और फिर दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पर आता है एमपी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, सेकंड लास्ट के बाद में आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है साथियों। भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों से संबंधित जनसंख्या का सही क्रम है। सही क्रम बताओ। देखिए मैंने आपको अभी बताया है, वही आ गया। तो सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश है, यानी कि 4 ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में मैंने आपको बताया तो महाराष्ट्र है बिल्कुल। और तीसरा आपका आता है, वो आता है मध्य प्रदेश। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा।
देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होगा, तीसरे नंबर पे है बिहार, ठीक है, करेक्ट कर लेना भाई। तीसरे नंबर पे आपका राइट आंसर है बिहार, ठीक है, बिहार आपका राइट आंसर होगा तीसरे नंबर पे। तो आपको ध्यान रखना होगा, उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, उसके बाद में आता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में आता है बिहार तीसरे नंबर पे। कौन सा है? बिहार, यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, ठीक है। आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यूपी में सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से आता है वो आता है मध्य महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे आता है वो आता है आपका बिहार, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों, ठीक है। इसी के साथ में आपके इस अमेजिंग सेशन का दी एंड करते हैं भाई। एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी भाई। मेरे को तो बहुत अमेजिंग सेशन लगा है, आज का बहुत शानदार सेशन हुआ है। एक बार आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भाई। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया है भाई, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर देना। और देखिए मध्य प्रदेश जीएनएम पीएनएसटी के लिए डीबी प्रो एजुकेशन ने बहुत शानदार प्लेटफॉर्म से देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन बैंक निकाली है। आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो साथियों ले लेना, ठीक है, ले लेना क्वेश्चन बैंक, बहुत शानदार क्वेश्चन बैंक है। आखिरी रणनीति आपके लिए 10 से 15 दिनों की रणनीति तैयार कर ली, आप अच्छे मार्क्स है वो ग्रैंड कर सकते हो लास्ट के 10-15 दिनों में। लेनी कैसे होगी? जो आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं साथियों डीबी प्रो एजुकेशन के, हेल्पलाइन नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। व्हाट्सअप से मैसेज करके आपको देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें होने वाले हैं। अब मेरे को आप ये बता दीजिए सबसे फर्स्ट तो 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले भाई। 30 क्वेश्चन आज की इस सेशन में लिए गए हैं, तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो करेक्ट निकले हैं, आपका स्कोर बताइए। और स्कोर अगर आपका 25 से कमा रहा है साथियों कोई बात नहीं है, मैं आपके एग्जाम तक देखिए आपके एग्जाम डेट है वो और भी एक्सटेंड कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। आपके एमपी एएनएम के एग्जाम है वो अब जो 28 और 29 अगस्त को होने वाली थी वो आपकी 2 सितंबर को होगी, ठीक है। और आपके एमपी पीएनएसटी जीएनएम के एग्जाम जो 4-5 सितंबर को होने वाली थी वो आपकी अब 9 सितंबर और 9 के बाद में होगी, ठीक है। तो साथियों एग्जाम डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो आपको देखिए बहुत शानदार आपको डीबी प्रो एजुकेशन बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, बस लाइव क्लासेस आप रोज अटेंड करते रहना साथियों, ठीक है। यू कैन फाइंड मी हेयर, आप डीबी प्रो एजुकेशन को देखिए कहाँ का फाइंड कर सकते हो वो आपको मैंने बता दिया है। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टा के साथ में आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साथियों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना। हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर 78776764 पर आप मैसेज करके कोई भी हेल्प है वो प्राप्त कर सकते हो। आपके भाई द्वारा आपको जितनी भी मदद मिलेगी आपका भाई आपको मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथियों, ठीक है। बाकी करते हैं लाइव क्लास को स्टॉप, फिर मिलते हैं आपकी दोपहर की 2 बजे आपकी बायोलॉजी की लाइव क्लास होती है, रोज 2 बजे बायोलॉजी की लाइव क्लास अटेंड कर लिया करो। आपकी शाम को इंग्लिश की क्लास होती है रोज, ठीक है। आपकी शाम को इंग्लिश की क्लास होती है रोज 6 बजे, तो वो भी क्लास अटेंड कर लिया करो साथियों, ठीक है। आपकी मॉर्निंग में वो जीके की क्लास रख दी है, मॉर्निंग में 10 बजे आपकी जीके की क्लास रख दी है, तो 10 बजे आपकी जीके की क्लास अटेंड कर लिया करो। बाकी करते हैं लाइव क्लास को स्टॉप। चलिए फिर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे रसगुल्लो। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।